नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 18वें लोकसभा में स्पीकर को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। डिप्टी स्पीकर पर अड़े विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। लिहाजा कल यानी बुधवार को लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा, लेकिन ये चुनाव कम कांग्रेस का लगाया हुआ अड़ंगा ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो INDIA के पास बहुमत नहीं है, दूसरा INDIA को बाहर से समर्थन दे रही ममता बनर्जी ने स्पीकर पोस्ट के लिए उम्मीदवार चयन के निर्णय में खुद को शामिल न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। अगर TMC सांसदों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया तो INDIA के लिए 29 सांसदों का समर्थन कम हो जाएगा और उनकी संख्या 204 पर ही सिमट जाएगी, जबकि NDA पूर्ण बहुमत के साथ संसद में नजर आएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बहुमत ना होने पर भी चुनाव थोपना कहां तक सही है। जो चाहिए वो इनके पास नहीं है। बहरहाल चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत स्वर्णिम जी आपसे ही करते हैं। सब ये बात कह रहे हैं कि बहुत वक्त बीत चुका है, 52 में कभी एक बार हुआ होगा चुनाव, लेकिन ऐसे इलेक्शन होते नहीं है। स्पीकर क्योंकि वो सबका स्पीकर है, किसी पार्टी का नहीं है और वो सभी सांसदों के लिए, तो ऐसे में सहमति से अगर स्पीकर बनता है और यही प्रक्रिया चली आ रही थी। आंकड़े आपके पास है नहीं, फिर ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर INDIA गठबंधन ने सोचा कि हम भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे? देखिए श्वेता जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सीधी सी बात है कि अगर आंकड़े हमारे पक्ष में है या नहीं है, जब आप बात करते हैं आंकड़ों की तो आप NDA गठबंधन को देखते हैं और जब आप सामने देखते हैं तो आप कांग्रेस को देखते हैं। आप इंडिया गठबंधन की बात कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को निभाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है जो आज शासन में बैठे हैं, शासन कर रहे हैं। 10 साल से जिन्होंने परंपरा नहीं निभाई उन पर है। क्यों आप डिप्टी स्पीकर के पद की जब बात हुई, जो हमेशा से परंपरा रही, जब हम भी शासन में रहे, लगातार रहे, लंबे समय तक शासन में रहे और विपक्ष के पास हमने वो पद दिया, आज क्यों नहीं दे सकते? और आप बताती है, आप परंपराओं की बात करते हैं, क्या ऐसी परंपरा कभी रही है कि 125 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करके बिठा दिया गया हो? कभी ऐसी परंपरा रही है कि संसद में जो है अगर डिबेट करना चाहे, किसी बिल पर बात करना चाहे, किसी मुद्दे पर बात करना चाहे और उसको रोक दिया जाए? यह परंपरा नरेंद्र मोदी जी नहीं तोड़ी है और नरेंद्र मोदी जी कभी कोई परंपरा निभाते नहीं है। जिम्मेदारी अगर उन पर थी तो पलट करके जवाब देना चाहिए था। इस बात को लेकर है क्योंकि स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। ओम बिरला ने यहाँ पर 100-125 सांसदों को सस्पेंड किया था और इस बात
आपकी नाराजगी है कि आप उनके नाम पर सहमति नहीं दे रहे हैं, या फिर वही जो आप लोगों की शर्त है, सशर्त आप चाह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर आप हमारा बना दो और हम दोनों तरफ से फिर फ्री और सपोर्ट करेंगे आपको? देखिए श्वेता जी, आपने परंपरा की बात की है। परंपरा ये रही है कि स्पीकर रूलिंग दल का होता है और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का होता है। ये परंपरा रही है। अगर परंपरा की बात करें तो परंपरा अगर तोड़ेंगे तो फिर आप अकेले नहीं है। आप हमसे परंपरा चाहते हैं कि हम तो परंपरा निभाएं, आप जिसका नाम ले वो स्पीकर बन जाए, और आप परंपरा नहीं निभाना चाहते हैं तो ये परंपरा सिर्फ केंद्र के लिए ही होती है, राज्यों में नहीं? देखिए, परंपरा जहां पे पड़ गई वो परंपरा कोई लिखा हुआ रूल नहीं होता, कोई संविधान में लिखी हुई शब्द नहीं होता। वो चला आ रहा है, उसी की दुहाई तो दे रहे हैं। आज अगर बीजेपी दुहाई दे रही है, ऐसी बात की दे रही है ना। हमने अगर परंपरा निभाई लंबे समय तक, तो आप आशा करते थे कि कांग्रेस तो परंपरा निभाती रहे। हमने भी डिप्टी स्पीकर का पद दिया, बीजेपी की सरकारों ने दिया। आज क्या हुआ? ठीक है स्वर्णिम जी, आप जो बात करें उसका जवाब ले लेते। प्रताप राव जी, अभी आपने सुना स्वर्णिम जी ने कहा कि जब परंपरा निभाने की बात आती है तो हमेशा कांग्रेस निभाए, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है अगर उसे आगे बढ़ाने की बात जब कांग्रेस करती है या एनडीए करता है तो बीजेपी और एनडीए उससे पलट जाता है। स्पीकर में और डिप्टी स्पीकर को लेकर यही हो रहा है। श्वेता जी, पहले तो मैं इस देश की जनता को, राजस्थान की जनता को, जो 50 साल पहले जो लोकतंत्र को घोटा गया था, आपातकाल लगाया गया था, उसके खिलाफ पूरी जोर शोर से जनता ने जो लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया था, उसकी सफलता के लिए एक बधाई देता हूं। उसी संघर्ष के कारण आज हम ये चर्चा कर पा रहे हैं, संसद की बात कर पा रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर पा रहे हैं, परंपराओं की बात कर पा रहे हैं। जहां तक परंपराओं की बात है, उस समय भी जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद से चुनाव हार गई थी, कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, सारा विषय आ गया था, तब भी अहंकारी कांग्रेस ने आपातकाल लगा दिया था। आज भी कांग्रेस केवल 99 सीट पाई है, लेकिन अहंकार ऐसा कि वो सोचती है कि ये सत्ता को वही चलाए। आज भी उसको ये गलत फहमी हो गई है कि सत्ता में वो आई है। जिस तरह का पहले दिन से, देखिए, परंपराओं की बात करने से पहले परंपराएं सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती हैं। पहले दिन ही जब सांसद शपथ ले रहे हैं तो जिस तरह की नारेबाजी से, जिस तरह के माहौल को कलुषित किया गया, उसके बाद अगर कांग्रेस सोचती है कि वातावरण काफी ठीक रहेगा तो यह असंभव है। दूसरी बात यह है कि कहीं भी बीजेपी ने कतई अभी तक नहीं कहा था कि हम उपाध्यक्ष पद विपक्ष को नहीं देंगे। बातचीत चल रही थी, राजनाथ सिंह जी के पास खड़गे जी गए थे, बात हुई थी, उन्होंने कहा था इस बात पर हम सारा तय करके आपको बताएंगे। तो उनको उतना वेट करना चाहिए था, क्योंकि आज अगर मान लो वो अपना कैंडिडेट खड़ा भी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हार तय है, और उसके बावजूद अगर वो खड़ा करते हैं तो इसका मतलब साफ तौर पे जाहिर है कि कांग्रेस सहमति की राजनीति के खिलाफ है, सहमति की राजनीति नहीं करना चाहती है, और इसलिए उसने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, मोर्चा खोलने, अगर कांग्रेस चाहती है, विपक्ष चाहता है कि मोर्चा खोले, तो बीजेपी और एनडीए भी कहीं कतई कमजोर नहीं है और किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। इसलिए ये परंपराओं की बात करें, बिल्कुल आपने एक उठाया कि ये परंपराओं की बात लोकसभा में कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में क्या हो रहा है, दूसरी विधानसभाओं में क्या हुआ, क्यों विपक्ष को अवहेलना की गई, क्यों विपक्ष के अधिकारों का उल्लंघन किया गया। आखिर में कांग्रेस केवल जो राहुल गांधी कहते हैं या जो कांग्रेस अपने मन में आता है उसी को परंपरा बना के, उसी को लोकतंत्र बना के और उसी को बार बार जनता के बीच में ले जाके एक नैरेटिव फैलाना चाहती है। यानी एनडीए तो आश्वस्त है कि आंकड़े हमारे पास है और हमारे हम आश्वस्त हैं, हम परंपराओं को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सहमति के आधार पे होना चाहिए। किसी के अहंकार के आगे, किसी के दबाव के आगे, किसी के जबरदस्ती के आगे एनडीए नहीं झुकेगा। महेश जी हमारे साथ है। महेश जी, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ऐसा कहा जाता है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। 52 में जरूर एक बार इलेक्शन हुआ था और ऐसे ही चुना गया था, लेकिन परंपरा ये चली आ रही है, और इसलिए क्योंकि सहमति के साथ नाम तय हो जाता है, वो स्पीकर बनता है, क्योंकि स्पीकर सबके लिए है। इस बार की जो स्थिति बनी है उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में ये मैसेज देने की कोशिश है कि इस बार विपक्ष कमजोर नहीं मजबूत है और मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा, हमेशा जो एनडीए या बीजेपी कहे उस पर नहीं साथ आ सकता, या फिर यह दर्शाने की यहां पर कोशिश है कि हम भले ही यहां पर हार रहे हैं क्योंकि हक है और हम अपना कैंडिडेट तो हारेंगे क्योंकि डिप्टी स्पीकर को लेकर बात नहीं बन पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो टकराव जो बन रहा है इस बात को लेके, तो पहला तो ये बता रहा हूं कि ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है। एक बार 1952 में हुआ और एक बार 1972 के अंदर हुआ। तो ये मुकाबला होता रहा है और परिस्थितियां ऐसी बनती रहती हैं। अब सवाल ये आ गया कि
2 बार तक लगातार विपक्ष की जो पतली हालत रही है, इस बार वो अच्छी संख्या में आए और वो बार बार में एहसास करवाना ये चाह रहा है कि जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, वो चुनाव हार चुकी है। सत्ता अब मतलब कहते हैं विपक्ष के हाथ में। तो ये मुगालता एक वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में बता रही है कि वो किसी ने हर मुद्दे पे, चाहे प्रोटेम स्पीकर का पद हो, उसको लेकर के भी वही मतलब अपना मतलब विरोध दर्ज कराया है। इसी तरह से ये कोई बात नहीं है, समझौता हो सकता, सब कुछ हो सकता था, लेकिन अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, पहले उपाध्यक्ष पे कहे हैं कि इस पर सर्वसम्मति हो, तो ये जो शर्त जो बनी है तो वही एक सबसे बड़ी बात आ गई। इस बार अगर आप ये देखें कि ये जिस तरह का जो हंगामा वगैरह हो रहा है, निश्चित रूप से आपने ये देखा होगा जब स्टार्टिंग हुई थी लोकसभा, तो उस दौरान ये तय हुआ था कि जो स्ट्रेंथ विपक्ष को मिली है और जो स्ट्रेंथ सरकार को, सत्तारूढ़ दल को मिली है, इन दोनों के लिए सबक ये है कि आप लोकतंत्र पे और संविधान को ध्यान में रखते हुए इस संसद के पटल को आप सार्थक चर्चा और बहस का एक मुद्दा बनाएंगे, न कि व्यर्थ करेंगे। जबकि आपको देख लीजिए 15 से लेकर 17 तक जितनी भी लोकसभा की बैठकें हुई है, वो अधिकांश व्यवधानों के बीच में चली गई है। और पिछली बार तो गजब हो गया कि जिसमें इतने राज्यसभा से हो चाहे मतलब क्या कहते हैं लोकसभा का हो, दोनों सदनों से बहिष्कार हो, उनसे उनको निलंबित करने स्थिति आ गई है। तो सवाल ये है कि अधिकांश समय सदन का जो समय है वो देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा का विषय होना चाहिए, नहीं कि राजनीतिक दल के रूप में आपसी लड़ाई झगड़ में अपने आप को मतलब कहते हैं अपने आप के जो टकराव। ऐसे तो महेश जी कहा भी जाता है कि जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो आगाज से ही अंजाम क्या होगा उसका अंदाजा लगाया जाता है। अब जब शुरुआत इस तरह से हुई तो क्या मान लिया जाए कि जो 5 साल रहेंगे सरकार के और विपक्ष के, क्या यही सब कुछ चलता रहेगा, इसी पर ही फोकस रहेगा? वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये अपनी बात रखेंगे, फिर किसी चीज पर मनमुटाव होगा या फिर सहमति नहीं बनेगी? देखिए, इसमें 2 चीजें बता दूं मैं आपको, जो मेरे अभी तक का जो अनुभव आ रहा है। कांग्रेस को ये समय स्थिति ये आ रही है 1977 का, अगर देखें हम, जब विपक्ष का जो जनता पार्टी का शासन आया था, उस दौरान जिस तरह की परिस्थितियां बाद में हुई, जो गठबंधन में जो दरारें पड़ी, तो कोशिश ये है कि उसका राइट भी है कि वो मतलब हस्तक्षेप करे, मतभेद फैलाने की कोशिश करे, इन तमाम मुद्दों को वो आगे बढ़ाती रहेगी, क्योंकि उसको एक बार अस्थिर सरकार करना है और वो मैसेज भी देना ये चाहेगी कि ये सरकार अब चलाने के लिए सक्षम नहीं है। लिहाजा कांग्रेस एक विकल्प के रूप में है, क्योंकि जिस तरह से डबल जो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, पहले 44 फिर 54 और उसके बाद में जो है 99 जो सीटों पे कांग्रेस को मिली है, तो कांग्रेस का चूंकि एक लंबा पीरियड रहा है, अनुभव रहा है कि सरकार सत्ता चलाने का और दूसरों की सत्ता गिराने का भी अनुभव रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इसके लिए जो आज जो आपातकाल वाली जो 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है, वो इसका मकसद ही इसका एहसास करवाने की है कि जब आप संविधान की बात कर रहे हो तो संविधान उस समय भी था 1977, ये मतलब 77 से पहले। आज क्योंकि जिस तरह से रिएक्शंस में उसमें ज्यादातर जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका भी इसी बात पर जोर रहा भी है। स्वर्णिम जी, ठीक है, आपने अभी बात रखी है कि क्यों यहाँ पर जरूरी बन गया था और विपक्ष ने ये निर्णय लिया, लेकिन एक आरोप भी लग रहा है राहुल गांधी के ऊपर। वो आरोप ये कि टीएमसी की तरफ से लगाया गया, नाराजगी व्यक्त की यहाँ पर ममता बनर्जी ने, और कहना ये कि जब कैंडिडेट फाइनलाइज किया गया तो कोई डिस्कशन टीएमसी से नहीं किया गया, और अगर ऐसा होता है और वो नाराजगी व्यक्त करते हैं तो उनके जो 29 सांसद हैं उसको लेकर भी असर तो पड़ सकता है। इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, हमारे तो सारे जो दल हैं, जितने भी इंडिया गठबंधन के हैं, उन सबकी बैठक हो रही है। वो नाराजगी की कोई बात नहीं है। कोई ठीक है, एक वक्त आया होगा जब राजनाथ सिंह जी, अब ये कह रहे थे कि राजनाथ सिंह जी के पास खड़गे साहब गए, मेरे को तो ये पता है और सारी दुनिया को ये पता है कि राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से संपर्क किया था और करने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मतलब इनकी जो आप स्पीकर आपका नियुक्त हो जाने दें और आप हमें जवाब भी नहीं दो, ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो सकारात्मकता के साथ उनको अपनी जो शब्द हैं उस पर कायम रह करके अपने एक्ट में दिखाना पड़ेगा। ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 150 सांसद निलंबित किए थे और एक विषय पर भी चर्चा होने नहीं दी। तो इसलिए ये कथनी और करनी में जो इनके अंतर है, वो अंतर स्पष्ट दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई गुमान हो तो गुमान कर लें,
बहुमत से बहुत पीछे रहे, इन्हीं के सांसद संविधान बदलने के लिए वोट मांगते थे, हमारे सांसदों ने नहीं मांगे और पूरे देश ने जो है नकारा है, इसीलिए 400 पार सांसद ये संविधान बदलने के लिए। ठीक है, लेकिन यही नारा था। स्वर्णिम, जब 400 पार के उनके दावे हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आंकड़ा सरकार बनाने के लिए वो तो इन्होंने जुटा लिए, सरकार इन्होंने बना ली। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर अब बातचीत हो रही है, लेकिन अब देखना होगा कि स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर जो बात विपक्ष कह रहा है या INDIA कह रहा है उस पर बात नहीं बन पा रही है, तो आगे की रणनीति आप लोगों की भी क्या रहेगी। लेकिन प्रताप राव जी, जो अभी स्वर्णिम जी ने भी बात कही, अब देखिए आंकड़ों की बात है, वो तो क्लियर यहां पर है कि ठीक है NDA का ही कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन एक सवाल बीजेपी के ऊपर, NDA के ऊपर यह भी उठ रहा है कि पिछले अगर टेन्योर की बात कर ली जाए कि डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया और इसलिए पहले से ही विपक्ष ये चीज इसको लेकर आश्वस्त होना चाह रहा था कि नहीं आप हमें दे दो डिप्टी स्पीकर का पद, क्योंकि क्या पता बाद में आप बनाओ या ना बनाओ। ये बातें जो सामने आ रही थी उसको लेकर भी एक जवाब जरूर चाहेंगे। श्वेता जी, अगर कोई केवल अपनी आशंकाओं के आधार पर ही इस देश को चलाने की कोशिश करे, अपने पॉलिटिकल निर्णय लेने लगे, तो इस देश का क्या हाल होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या हाल होगा। देखिए, बात आशंकाओं के आधार पे देश नहीं चलता, वार्ताओं के आधार पे, और जो बातचीत चल रही थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। मैं दूसरी बात, ये संविधान की बात कह रहे थे, मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश का संविधान इतना मजबूत है, हमारे जो पूर्वजों ने ऐसा जबरदस्त संविधान बनाया है, इस संविधान को कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। इसको हिलाने की कोशिश इंदिरा गांधी ने की थी, राजीव गांधी ने की थी, वो खुद हिल गए, संविधान नहीं हिला। इसलिए कोई भी अगर ये बार बार ये बात फैलाता है संविधान खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं, तो ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये जब भी आए हैं संविधान को खत्म करने की इन्होंने जो कोशिश की है, वही आशंका इनके मन में लगी रहती है और वही आशंका आज है इनको। यही आशंका ये है कि ये क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष का पद देंगे या नहीं देंगे, क्यों देंगे। और वास्तव में 99 सदस्यों वाली पार्टी अगर इस तरह के आशंकाओं के सहारे चलने लगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में विपक्ष की क्या भूमिका होगी, देश हित में क्या करेंगे। इन्हीं के सांसद संविधान बदलने के लिए वोट मांगते थे। राजस्थान की डिप्टी CM ने संविधान बदलने की बात कही या नहीं कही? अरे हमने तो कभी नहीं बदला, ये संविधान और लोकतंत्र हमने कायम रखा, जिसके कारण आज आप यहाँ पे सत्ता तक में आए। लगा दिया था। इसलिए आपातकाल की बात मत करिए, संविधान बदलने की मांग और संविधान बदलने के लिए वोट भाजपा ने मांगे, भाजपा नेताओं ने मांगे। और सबसे बड़ी बात यह कि आप आशंकाओं की बात कर रहे हो और हमको कहते हो कि हम सब रखें। आपके नेताओं ने जिन्होंने संपर्क किया था, क्यों उन्होंने वादा नहीं किया? क्यों जवाब आज तक नहीं दिया? अरे दो ना जवाब कि डिप्टी स्पीकर दोगे या नहीं दोगे, परंपराएं निभाओगे या नहीं निभाओगे। सब भार हम पर और सत्ता का मजा लूटेंगे नरेंद्र मोदी जी, कुर्सी पर बैठेंगे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन न विपक्ष की सुनेंगे, न विपक्ष की बात करेंगे, न जनता की बात करेंगे। लेकिन ये नहीं चल सकता। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए अब तक जो लड़ाई लड़ी है उससे भी और ज्यादा अगर लड़ना पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कुर्सी के लिए, संविधान विरोधी भाजपा को संविधान नहीं हटाएंगे, हम चुप नहीं बैठे। हमारी इकोनॉमी खराब कर दी थी। स्वर्णिम जी बात सुनिए, आप बार बार कह रहे हैं स्वर्णिम जी की लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे पहले भी यही बात थी। लोकतंत्र क्यों लगता है कि खतरे में? अब नई सरकार बनी, फिर वाकई में फिर वही मुद्दे, क्या यही चीजें चलते रहेंगे? या फिर विपक्ष में होने के नाते मजबूती के साथ अगर कोई गलत कदम उठा रहा है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध आप करेंगे और सही अगर फैसले लिए जा रहे तो उसका समर्थन करेंगे? क्या ऐसी राजनीति और ऐसा कार्रवाई भी हमें देखने को मिलेगी संसद के अंदर? जो जनता के मुद्दे होंगे, जनता के हित में होंगे, जनता के विरुद्ध अगर कोई कार्य भाजपा की सरकार करेगी, हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। और परंपराओं को तोड़ने का, लोकतांत्रिक परंपराएं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र की मजबूती के लिए और पूरे देश के लिए, जब उनको तोड़ने का कार्य भाजपा करती आई लगातार 10 साल से, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं किया, लेकिन इनकी जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की, कहना चाहिए उनके बाद ये सारी परंपराएं आपने तोड़ी हैं, इनको तोड़ा है आपने और जनता के बीच बिल्कुल लेकर के इन मुद्दों को हम गए थे। और जब आप तोड़ोगे, जब संविधान के विरुद्ध कार्य करोगे, जब जनता के हित के विरुद्ध कार्य करोगे, बिल्कुल हम लड़ेंगे, क्योंकि जनता से लड़ने, जनता के हितों को आगे बढ़ाने का और जनता की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने का, और जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसके प्रति प्रधानमंत्री जी की भी जवाबदेही है, वो जवाबदेही होने पर भी देते नहीं है जवाब, लेकिन उनको जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। INDIA को नहीं देती है और अगर दोनों ही इनके तरफ से ही बनते हैं तो इसमें जनता का नुकसान कैसे है?
देखिए लोकतांत्रिक परंपराएं फिर हमारे पास क्यों आए थे? क्यों राजनाथ सिंह जी आए थे हमारे पास समर्थन मांगने के लिए, और फिर क्यों नहीं जवाब दिया? अगर आए थे, उन्होंने कहा सोच के जवाब देंगे, तो क्यों नहीं दिया आज तक? नहीं आना चाहिए था। मत आइए बेशक, अगर आपको संसद में कार्य करना है तो ये परंपरा होती है, फ्लोर मैनेजमेंट होता है, तो सबको साथ लेकर के बात की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरीका अलग रहा होगा, लेकिन वो था, अब नहीं है, क्योंकि वो ठीक है। बहुमत स्वर्णिम नहीं जी, है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। महेश जी, अभी स्वर्णिम जी ने जो बात कही सबको साथ लेकर चलने की, तो संसद के अंदर अगर फैसले लेते, और यही इसकी जिम्मेदारी ही राजनाथ सिंह को दी गई थी कि सबको साथ, और इसलिए सहमति को लेकर बात बनी, लेकिन अपनी अपनी बात पढ़ रहे। क्या माने ये जो फैसला लिया गया वो सिर्फ जिद थी, दोनों तरफ से जिद? मैं यही बात बता रहा हूं कि स्थिति क्या थी। पहला तो यह है कि मुद्दा था अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति बनाने का, उसमें प्रयास भी हुआ, लेकिन जब बातचीत हुई है तो उसमें उपाध्यक्ष के लिए पहले बात शुरू हो गई, जबकि लोकसभा या कोई भी सदन की कार्रवाई होती है पहले प्रोग्राम बनता है, इसके स्टेट बाय स्टेज मतलब क्या कहता है, पहले अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर उपाध्यक्ष का होगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि मतलब क्या कहता है, तो जो आपको जो विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना, और सत्ता के अपने मतलब क्या कहते हैं ना इरादों को पूरी तरह से लागू करना, ये जो हठ दुयोग दोनों तरफ से होता है, तब ऐसी स्थितियां बनती है। लिहाजा इस समय जो है देश के मतलब जो जिस तरीके से जो संख्या बल मिला है, तो जनादेश ने जो बताया है वो सबको मिलके साथ काम करने के लिए बनाया गया है। इसमें सत्ता और विपक्ष कोई नहीं है, और किसी की हार नहीं हुई, किसी की जीत नहीं हुई है। शुरुआत जैसे हुई वो ये भावना नजर तो नहीं आती है महेश जी, ये भावना क्या आपको लगता है कि आगे चल के जागृत हो जाएगी? ये ऐसी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात करें तो करना पड़ेगा इनको। दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा इस चीज में। आप भी मतलब सिर्फ किस तरह लहराते रह के दिखाते हो कि भाई ये संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे कोई काम नहीं चलना पड़ेगा। आप माहौल बना रहे हैं। आप कौन सा संविधान खतरे में पड़ गया था पहले, जिसको लेकर के आप यार बार बार दिखा रहे हो? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सोचने की बात है। अपने चुनावी जीत को हासिल करने के लिए आपने अपने अपने मुद्दे बनाए, बीजेपी ने अपना बनाया, कांग्रेस ने अपना बनाया, लेकिन इसका मतलब है कि इस समय दोनों की मौजूदगी में देश देख रहा है कि संविधान नहीं बदला, और न बदलने जाने की कोई इरादे थे। एक टारगेट लेता है मनोवैज्ञानिक रूप से कि 400 पार, तो 400 पार को आपने देखा। किसी भी घटना हुई आपको, अगर कांग्रेस को कभी जब भी मिला आजादी के बाद में इतना बहुमत मिला, इसके बाद में इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई है उसके बाद का जो सहानुभूति का जो वोट मिला, उससे मतलब क्या कहते हैं 400 पार हुए आप लोग। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये किस लिए 400 का पार का, तो ये एक दूसरे के प्रति शंकाएं जो जिस तरह से राजनीतिक दल में होनी चाहिए, मकसद ये होना चाहिए आम लोगों के आवाम के लिए हम कौन से हितकारी फैसले लेंगे। चलिए, ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में भागीदारी होनी चाहिए, कम से कम आने वाले वक्त में दोनों की भागीदारी नजर आए और कई मामलों में सहमति भी बनती हुई नजर आए। हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब नहीं है कि विरोध ही किया जाए हर बात पर, कभी साथ आकर भी एक अलग तस्वीर पेश कर सकते हैं। और आने वाले 5 साल में क्या विपक्ष या सत्ता पक्ष की ओर से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, ये इंतजार जरूर देश की जनता को रहेगा। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सस्पेंस तो खत्म हो चुका कैंडिडेट को लेकर, स्पीकर की रेस को लेकर, जहां ओम बिरला एक तरफ है तो दूसरी तरफ के सुरेश है। हालांकि आंकड़ों को भी देख के नजर आता है कि किसकी जीत यहां पर तय है। भले ही कैंडिडेट यहां पर उतारा गया है, लेकिन परंपरा जरूर तोड़ी गई है, जहां पर सर्वसहमति से स्पीकर बनते थे। लेकिन कल वोटिंग होगी सुबह 11 बजे। लेकिन कल की वोटिंग के बाद की जो तस्वीर सामने आती है, उसका आने वाले वक्त में असर क्या होता है एनडीए पर या आईएनडीआईए पर, और जो कार्रवाई संसद के अंदर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, क्या हमेशा इस टकराव की स्थिति बनी रहेगी या फिर कुछ और भी अहम तस्वीरें देखने को मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्पीकर को लेकर कल का दिन बेहद है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।